नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज आपको हम दिखाएंगे क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में बस 30 दिन बचे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें। विश्व कप में भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। 358 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम लड़खड़ाई। 12 ओवर में 7 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी। शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने बनाए 82 रन। कैश फॉर क्वेरी मामले में पूछताछ के दौरान एथिक्स कमेटी की बैठक में बवाल। महुआ समेत विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। चेयरमैन पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर का बयान। कहा, सवालों का जवाब देने की बजाय महुआ मोइत्रा ने बैठक में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, महुआ मोइत्रा जो चीज मंगवा रही हैं, सवाल भी उसी से जुड़ा पूछा जाएगा। ये निजी सवाल कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, 2014 में कांग्रेस के नेता मुझे इसलिए गाली देते थे क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता था। मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी कांकेर की चुनावी सभा में बोले, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो गरीबों को मकान देगी। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, विकास और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बांट रही है पैसे। तेलंगाना के अवंतपल्ली पहुंचे राहुल का बीआरएस पर प्रहार। महिलाओं से कहा, कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर महिला को मिलेंगे 2500 रुपए। चुनाव से पहले केसीआर ने शुरू किया राजसूय यज्ञ। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब 170 पुरोहित ले रहे हैं हिस्सा। एमपी के सिंगरौली में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, दिल्ली में गिरफ्तार करने की धमकी मिलती है, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक खत्म। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सीएम योगी समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे मौजूद। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर हुई चर्चा। हरियाणा के करनाल में अमित शाह बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर को अटका रखा था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इंडिया गठबंधन में फिर दरार। सीपीआई की रैली में नीतीश बोले, विधानसभा चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस, गठबंधन पर नहीं है ध्यान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। पत्र लिखकर नोटिस वापस लेने की मांग की। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल बोले, चुनाव में हार के डर से यह नोटिस बीजेपी के कहने पर दिया गया। ईडी का नोटिस गैरकानूनी है। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, सवालों से भाग रहे हैं केजरीवाल, शराब घोटाले में किंग पिन है केजरीवाल। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का नोटिस। पेपर लीक केस में 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, मनोज तिवारी को यह पहले ही कैसे पता चला कि केजरीवाल को ईडी का समन आएगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। कोलकाता में सीजीओ ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। केजरीवाल को समन पर जारी है घमासान। बीजेपी ने राजघाट पर केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं मंत्री। तेलंगाना में कांग्रेस नेता पारिजात रेड्डी के खिलाफ आईटी का छापा। हैदराबाद समेत 10 ठिकानों पर ली तलाशी। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का वार। कहा, बीजेपी की मंशा है पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और खुद चुनाव लड़े। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ईडी अफसर समेत 2 लोगों को पकड़ा। 15 लाख की रिश्वत से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र के भिवंडी में मराठा प्रदर्शनकारियों में गुस्सा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर पोती कालिख। मराठा आरक्षण के बीच एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान बोले, मराठाओं के साथ मुस्लिमों को भी मिले आरक्षण। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का प्रकोप तेज। अगले 20 दिन है बेहद क्रिटिकल। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली में ग्रैप 3 सिस्टम हुआ लागू। निर्माण कार्यों समेत कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी। फटाफट खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। आखिर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताई, इसकी इनसाइड स्टोरी आगे हम आपको दिखाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ एथिक्स कमेटी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि हंगामा हो गया,
इनसाइड स्टोरी आगे जरूर देखिएगा। आखिर इंडिया गठबंधन में असंतोष की आवाजें क्यों उठ रही हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। और इजराइल की एयर स्ट्राइक से गाजा का क्या हाल हुआ, इसकी सबसे ताजा लेकिन दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल की, जिन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, चिट्ठी लिखी, सवाल पूछे और प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए। लेकिन वहां केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा कि भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए। ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का इंतजार था। सवालों की लिस्ट रेडी थी। ईडी के अफसर तैयार थे। केजरीवाल तो नहीं आए, लेकिन आई केजरीवाल की चिट्ठी। ईडी के पूछताछ के समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। ईडी केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी से ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि दिल्ली शराब घोटाले में मुझे किस नाते पूछताछ के लिए तलब किया गया है, एक गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर। मुझे पूछताछ के लिए व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या दिल्ली के सीएम के तौर पर या आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। ईडी के नाम लिखी सवालों से भरी चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी जोड़ा कि ईडी को नोटिस वापस लेना चाहिए। ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने समन में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ। और इसकी स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी के नोटिस आने से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करना कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कोई रोक नहीं सकता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने से। केजरीवाल ने अपनी जवाबी चिट्ठी में कहा कि ईडी के समन में डिटेल नहीं है। शराब घोटाले पर दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी हो रही है और अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने इस सियासत पर सवाल भी उठाए हैं। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि समन छवि खराब करने की साजिश है। ईडी का समन बीजेपी को लीक किया गया। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर ईडी के समन से पहले कैसे बीजेपी नेता उन्हें जेल भेजने की बात कह रहे हैं और इसके सबूत के तौर पर मनोज तिवारी को आगे किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं यहां से जो मेरा जो दृष्टिकोण है, राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेन इसमें जो किंग पिन है वो है अरविंद केजरीवाल। अपनी जवाबी चिट्ठी के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस चिट्ठी में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। अपनी चिट्ठी से केजरीवाल ने यह जताने की कोशिश की है कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है। ईडी आधी अधूरी तैयारी के साथ उन्हें तलब कर रही है। बीजेपी का एंगल जोड़कर केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोपों की धार कुंद करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी केजरीवाल को याद दिला रही है कि वो दिल्ली के सीएम हैं और घोटाला हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते। अरविंद केजरीवाल भाग गए। ये भागना सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल ही इस लिकर घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। बीजेपी के इन सवालों को पीछे छोड़ केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। अगले 3 दिन केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान ने सिंगरौली में रोड शो किया। 3 और 4 नवंबर को केजरीवाल
रायपुर बिलासपुर में रैली करेंगे। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। तो केजरीवाल तो हाजिर नहीं हुए, लेकिन इस बीच ईडी केजरीवाल के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी करने पहुंच गई। राजकुमार आनंद का ये घर है और घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा जो है वो लग चुका है। राजकुमार आनंद जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, दलित समुदाय से आते हैं, अरविंद केजरीवाल के काफ़ी भरोसेमंद माने। उनके घर तकरीबन सुबह 7 बजे के आस ईडी की टीम है वो पहुंचती है। 4 से जो संख्या है ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इनकी बताई गई है और बड़ी कार्रवाई आम आदमी के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजकुमार आनंद, उनके खिलाफ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची। पहले केजरीवाल को समन, फिर दिल्ली के एक और मंत्री पर छापेमारी। ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षी खेमे से फिर एक बार सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। सवालों के सेंटर में केंद्र की सरकार है। फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कि जिन राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है, उन राज्यों में खास तौर पर, और अपने जहां वो तथाकथित रूप से मजबूत भी हैं, वहां भी विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाएंगे। एसओपी है, ये तीनों को दे दिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई, और इनका निशाना अभी इन राज्यों के चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव है। कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं। वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है, उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे। इन राजनीतिक आरोपों का जवाब बीजेपी पहले ही दे चुकी है। अब इन आरोपों के बीच केजरीवाल प्रचार के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। वहीं शराब घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी अब कानूनी विकल्पों की तलाश कर रही है। और हंगामा सिर्फ केजरीवाल से ईडी की पूछताछ वाले सवाल पर ही नहीं हो रहा। आज हंगामा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से कैश फॉर क्वेरी केस में पूछताछ पर भी हुआ। महुआ मोइत्रा आज कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। कमेटी में जब महुआ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो बवाल मच गया और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। तमतमाया चेहरा, हो जा, आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं। शेम शेम के नारे, सुर में तल्खी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक में क्या हुआ। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से एथिक्स कमेटी में सवाल जवाब होने थे। लंच के बाद जैसे ही बैठक शुरू हुई, हंगामा हो गया। एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्षी सांसद गुस्से में बाहर निकले और कमेटी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा दिए। अनैतिक सवाल पूछा, एक लाइन पे बात उन्होंने अनैतिक सवाल पूछा, एक लाइन पे बात उन्होंने अनैतिक सवाल पूछा उन्होंने। किस तरीके के सवाल? वो नहीं बताएंगे ना, अनैतिक पूछिए ना ज्यादा। कोई सरकार मतलब एथिक्स कमेटी में, एथिक्स कमेटी में नैतिक क्वेश्चन नहीं पूछ के अनैतिक क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने, बहिष्कार कर दिया। एथिक्स कमेटी की बैठक के बाद महुआ मोइत्रा जिस अंदाज में बाहर निकली, उससे साफ था कि बैठक में क्या हुआ था। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी के सवालों के जवाब में महुआ मोइत्रा ने जोर देकर कहा कि ये मेरा निजी मामला है, ये एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। निजी मामले की सुनवाई एथिक्स कमेटी नहीं कर सकती है। महुआ के इस जवाब पर एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने काउंटर क्वेश्चन किए। महुआ मोइत्रा जब आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई तो उनसे जो उन्होंने बताया कि देखिए ये मेरा निजी मामला है। जब मेरा निजी मामला है तो आप लोग इसमें जो सुनवाई क्यों कर रहे हैं? एथिक्स कमेटी का ये अधिकार नहीं बनता कि किसी के निजी जीवन में आकर के उससे जुड़े हुए मामले पर जो है सुनवाई करे। तो उसी से जुड़े हुए जब सवाल पूछे गए कि अगर आप कह रही हैं कि निजी मामला है तो कैसे निजी मामला है? अगर आप इस व्यक्ति को जानती थी जिसने ये आरोप आपके ऊपर लगाए हैं तो वो कैसे जानती थी? आप उससे कहां मिली? उसने आपको गिफ्ट दिया तो क्यों दिया? किस तरीके का रिलेशनशिप
खाली दोस्ती या उससे आगे, कुछ इस तरीके के संभवतः सवाल पूछे गए। एथिक्स कमेटी में इन सवालों पर हंगामा हो गया। महुआ मोइत्रा के साथ ही कमेटी में शामिल विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए बाहर निकल गए। We found the conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. एथिक्स कमेटी की बैठक शुरू होते ही हंगामे की सूरत बनने लगी थी, क्योंकि एथिक्स कमेटी की बैठक शुरू होते ही सबसे पहले उन रिपोर्ट पर चर्चा हुई जो महुआ मोइत्रा को सवालों के घेरे में ला रही थी। करीब 2 घंटे तक एथिक्स कमेटी के सदस्यों के बीच रिपोर्ट्स पर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि महुआ की आईडी से दुबई में 47 बार लॉगिन किया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस वक्त महुआ की आईडी से दुबई में लॉगिन हुआ, उस वक्त वो भारत में थी। इस चर्चा के दौरान एथिक्स कमेटी के मेंबर और बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद बीडी शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। एथिक्स कमेटी के सदस्यों के बीच हुई गर्मागर्म बहस के बीच करीबन लंच से 15 मिनट पहले महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने तलब किया। कमेटी के सवालों का जवाब देने के बजाय महुआ लगातार ये दलील देती रही कि ये निजी मामला है और कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महुआ पर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन से बदसलूकी का आरोप भी लग रहा है। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। बहुत ही खराब परिस्थिति की सृष्टि की गई है। निश्चित तौर पर कहूंगी महुआ मोइत्रा जी ने चेयरमैन के विरुद्ध अपशब्द प्रयोग किया। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग जो आप देखेंगे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसकी जो प्रोसीडिंग है, उसके रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे किस तरह के अपशब्द के प्रयोग हुए, असंवैधानिक शब्द, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब एफिडेविट को लेकर चेयरमैन साहब ने प्रश्न किए तो उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना चाहिए। इस पूरे विवाद के केंद्र में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा है। सूत्रों के मुताबिक दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे से जुड़े दावों पर महुआ मोइत्रा से जब सवाल पूछे गए तो हंगामा हुआ। जब आप खुद ही कहोगे, आपसे लिपस्टिक के बारे में किसने पूछा? आप तो खुद ही कह रहे हो ना कि बॉबी ब्राउन हम मंगा रहे हैं। आप खुद ही पूरे देश को कह रहे हो ना, एर्मिस का स्कार्फ जो है कोई आपको दे रहा है। तो फिल्दी कौन सा सवाल है? यदि लोगों ने आपसे पूछ लिया होगा कि उसकी कीमत क्या है, तो ये फिल्दी सवाल होगा। निशिकांत दुबे ने ही 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जता दी। तो क्या इंडिया गठबंधन बिखराव की ओर बढ़ रहा है? आज जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सिनर्जी इंडिया गठबंधन के दलों में दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं नहीं दिख रही हैं। इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। नीतीश कुमार को शिकायत है, अखिलेश यादव को शिकायत है, आम आदमी पार्टी को भी शिकायत है, उमर अब्दुल्ला भी नाराज हैं। कोई सीधे कांग्रेस पर हमलावर है तो कोई इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से खफा चल रहा है। सबके अलग सुर, सबकी अलग राह। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या सहयोगी दलों के ये गहराते मतभेद इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत हैं? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ पाएगा? जैसे हालात चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि सबकी अपनी ढपली, अपना राग चल रहा है।
इंडिया गठबंधन के भीतर पनप रहे असंतोष को आज सबसे बड़ी आवाज मिली बिहार से, जहां इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई की रैली के मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नाराजगी का इजहार कर दिया। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। नीतीश कुमार की इस नाराजगी के बड़े मायने हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। उनकी पहल पर ही विपक्ष के बड़े नेताओं की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। लेकिन कांग्रेस के रुख को देखकर लगता है कि उनका धैर्य भी जवाब दे गया है। सिर्फ नीतीश ही नहीं, यूपी में अखिलेश यादव ने तो 2024 के चुनाव के लिए अपनी सीटें तय कर इंडिया गठबंधन को झटका ही दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। बाकी 15 सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक वाली जगह के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले ये पोस्टर भी इंडिया गठबंधन की अंदर की कहानी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी दल अधीर होते जा रहे हैं तो इसकी वजह खुद गठबंधन की हीला हवाली है। बैठकों में जो एजेंडा सेट किया गया था, गठबंधन की गाड़ी उन मुद्दों पर आगे बढ़ ही नहीं पा रही। इंडिया गठबंधन क्या होल्ड पर चला गया? आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने क्या तय किया था, उन फैसलों पर उन्होंने क्या अमल किया। सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 1 सितंबर को मुंबई बैठक के बाद चौथी बैठक होनी थी, लेकिन बैठक हुई नहीं। साझा रैलियां करने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुई। साझा उम्मीदवारों का चयन होना था, वो भी नहीं हो सका। संयोजक का ऐलान होना था, अभी तक नहीं हुआ। गठबंधन का लोगो लॉन्च होना था, वो भी नहीं हुआ। देख रहे हैं आप क्रॉस का निशान। सचिवालय का ऐलान होना था, वो भी अभी तक हवा में है। सीट शेयरिंग पर आज तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन हां, 2 चीजें हुई हैं। समन्वय कमेटी की बात हुई, वो बनी है। कैंपेन कमेटी भी बनाई गई। यानी जो प्लान तय किया गया था वो सब हवा में है। उनमें से ज्यादातर पर काम ही नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। तब तय हुआ था कि 2024 का लोकसभा चुनाव सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सीट शेयरिंग पर बातचीत जल्द शुरू की जाएगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये मत था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से सीट शेयरिंग पर बात शुरू कर लेनी चाहिए और 15 से 30 अक्टूबर तक इसको फाइनल कर लिया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली उस पिछली मीटिंग के बाद सिर्फ इतना हुआ कि 5 सितंबर को दिल्ली में कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई। 4 शहरों में रैली करने पर बात हुई। 12 सितंबर को कैंपेन कमेटी की दूसरी बैठक होनी थी, लेकिन टल गई। 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। 2 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट आने की संभावना थी, लेकिन आया नहीं। जिस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहयोगी दलों का बड़ा जोर था, 2 महीने गुजर जाने के बाद भी उस पर कुछ हुआ नहीं। इंडिया की तरफ से जो कंसोलिडेटेड तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी के अंदर कमी दिखती है। कांग्रेस पिछली बार भी राज्य की सरकार जीती, चुनाव जो थी वो जीती थी, और राज्यों के चुनाव जीतने से आप संसद का चुनाव जीत लेंगे, ये बहुत आसान बात नहीं है। तो नीतीश हो या अखिलेश या आम आदमी पार्टी हो, ये सभी कांग्रेस से शुभ दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस का पूरा जोर इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को तगड़ी चुनौती देती दिख रही है। ऐसा लग रहा है
कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि चुनाव नतीजों के बाद उसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। पीएम का चेहरा कौन होगा सर? वही चुन के आने के बाद सब बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। गठबंधन बना है खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये सही है। लेकिन उस वक्त वो भी तय हुआ था अगर राज्य में विधानसभा या और कोई चुनाव आता है तो लोकल लेवल पर उस बारे में एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग करना चाहिए। तो कांग्रेस का अपना गेम प्लान है, लेकिन उसके चक्कर में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का सब्र जवाब दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में पीएम मोदी से टक्कर में इंडिया गठबंधन एक रह पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।